हेलो बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मार्केटिंग और सेल्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग और सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने पढ़ा था कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है और मॉडर्न मार्केटिंग कैसे एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग में ही पार्ट 2 प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला वाला वीडियो पसंद आया था। अगर आपको कुछ भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें आपका रिप्लाई करने में बहुत खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमें प्रोडक्ट पढ़ना है और प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड। These include both tangible items like goods and intangible offerings such as services in marketing terms. A product defined as an object or system made available for consumer use through the process of marketing. ये तो था इसका लिखित डेफिनेशन। अब हम इसे आसान भाषा में समझे तो एक प्रोडक्ट ऐसी चीज होती है जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सके, जिसे बेच के एक मार्केटर जो है वो प्रॉफिट कमा सके और जिससे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, हमारा नीड्स फुलफिल हो सके, तो उसे हम प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट कहते हैं। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केटर टू सेटिस्फाई अ वांट और नीड। दिस इंक्लूड बोथ टेंजिबल। टेंजिबल का हमारा मतलब है जिसे हम टच कर सकें। टेंजिबल का हमारा मतलब है कि जिसे हम टच कर सके, और इनटेंजिबल हो गया जिसे हम टच ना कर सके। वी कांट टच। प्रोडक्ट में ही हमारा इनटेंजिबल ऑफरिंग सच एज सर्विसेज आ जाता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। In marketing term, a product is defined as an object or system made available for consumer through the process of marketing. मार्केटिंग मैंने जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया था एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम कंज्यूमर के डिमांड को एनालाइज करते हैं और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं ताकि हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो और उसी सेटिस्फैक्शन से ही हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है यही लेके आया है प्रोडक्ट को। और इनटेंजिबल प्रोडक्ट को हम एक एग्जांपल ले सकते हैं और एग्जांपल में हम सर्विस को ले सकते हैं कि सर्विस एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। चलिए आगे देखते हैं की फीचर ऑफ ए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर होते हैं। टेंजिबल प्रोडक्ट, फिजिकल आइटम दैट कैन बी टच एंड यूज्ड सच एज इलेक्ट्रॉनिक, क्लॉथिंग एंड फूड। हमारी आईफोन जो है वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इनटेंजिबल प्रोडक्ट में सर्विसेज और एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी फिजिकली टच। अब देखिए मैं आपको इससे रिलेटेड ही एक एग्जांपल देता हूँ। आईफोन है वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है, पर अगर हम आईफोन को यूज कर रहे हैं तो उस यूजर का जो एक्सपीरियंस है हमारे अंदर वो एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, क्योंकि आईफोन को चलाते समय हमारे अंदर कैसा फील हुआ हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम इनटेंजिबल के कैटेगरी में रख सकते हैं। आईफोन using experience can be termed as intangible। इसका सॉफ्टवेयर जो हो गया वो हमें कैसा लगा वो भी एक इंटेंजिबल है। हम जो भी चीज टच नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए इंटेंजिबल हो जाएगा, और जो चीज हम टच कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, वो हमारे लिए टेंजिबल हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं।
पहला होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, goods intended for personal consumption which can be further divided into convenience good, easily accessible item purchased frequently with minimum effort। कंज्यूमर गुड वो गुड होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के यूज के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लाइफबॉय ले लेते हैं। लाइफबॉय हिंदुस्तान यूनिलीवर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करती है और हम लोग उसे डायरेक्ट अपने नहाने के लिए यूज करते हैं, तो वो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। स्पेशलिटी गुड, यूनिक आइटम दैट रिक्वायर स्पेशल परचेसिंग एफर्ट्स। अब यूनिक आइटम में हम किसे कैटेगराइज कर सकते हैं? इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम फरारी को। एक यूनिक आइटम है, कम लोगों के पास है, सबके पास अवेलेबल भी नहीं रहती है, तो उसे परचेज करने के लिए हमें बहुत एफोर्ड करना होगा, उतनी हमें कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी, साथ ही साथ उतना उसका पेपर वर्क फुलफिल करना होगा, रेगुलरिटी इशू देखना होगा, पॉलिसी देखना होगा कि इंडिया के किसी लॉ को ब्रेक ना करे। तो ये जो है स्पेशलिटी गुड का एग्जाम्पल है। यहाँ पे फरारी ले लीजिए। और कन्वीनियंस गुड जो है वो हमें इजीली मिल जाता है, उसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हम दो साबुन का नाम लिखे हैं, लाइफबॉय हो गया, लक्स हो गया। ये हम मार्केट में जाएंगे हमें तुरंत ये अवेलेबल मिल जाएगा, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता है। पर यही अगर हम एक्सपेंसिव गुड्स के लिए जाते हैं या स्पेशलिटी गुड्स के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर। गुड यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस नॉट फॉर पर्सनल कंजप्शन सच एज मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, पर हाँ वो एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है दूसरे गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल हम स्टील को ले लेते हैं। हम स्टील को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, उसका यूज टाटा मोटर अपनी कार बनाने के लिए करती है, नैनो कार जो बनती है और भी अदर्स कार जो बनती है, वो स्टील का प्रयोग करके उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करके कार बनाती है, फिर उस कार को हम एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का। स्टील और गुड्स which use as a raw material for manufacturing of other goods। ये जो गुड्स होती है ये पर्सनल कंजप्शन के लिए बनी नहीं होती है। एग्जाम्पल अगर हम कोई मशीन बनाने के लिए लेके आए घर, फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मशीन लेके आए तो उसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर हाँ हम उसे कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं और उस कॉटन को एज एन एंड प्रोडक्ट हम उसको बेच सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स का। और जैसे कि मैंने आपको बताया स्टील भी एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है कार बनाने के लिए, अदर सामान बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जो भी गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो एग्जाम्पल हो जाता है इंडस्ट्रियल गुड्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है मार्केट प्रॉब्लम सॉल्वर। अ प्रोडक्ट शुड एड्रेस स्पेसिफिक प्रॉब्लम और फुलफिल नीड्स विद इन द मार्केट। दिस मीन इट मस्ट प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर बाय सॉल्विंग देयर इशूज और इनहेंसिंग देयर लाइफ। ये एक प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। एक प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसके नीड्स को सेटिस्फाई करे और उसके लाइफ में जो है वैल्यू ऐड करे, तभी हम उसे एक एज ए गुड प्रोडक्ट कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आता है हमारे पास, अगर हमें किसी पार्टिकुलर ब्रांड के कपड़े की जरूरत है तो हम मार्केट में जाते हैं, उसे सर्च करते हैं, अगर वो ब्रांड का वो कपड़ा हमें मिल जाता है तो हमें हमारी जो सेटिस्फैक्शन और नीड है दोनों फुलफिल हो जाती है, हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तभी हम उसे पैसा चुकाते हैं, हमें वैल्यू मिलती है उसके बदले। पैसा जो हम पे करते हैं और वैल्यू जो हम प्रोडक्ट से लेते हैं।
दोनों के बीच में डिफरेंस होता है और दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी कंज्यूमर जो है आगे बार बार उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बायर और सेलर के बीच में कनेक्शन बनेगा और ये मार्केटिंग का कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। अदरवाइज अगर कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये एक सेल्स हो जाएगा, कंज्यूमर फिर दोबारा उसके लिए नहीं जाएगा। ये लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट पहले जो है, यहाँ पे मैं ऐसे ग्राफ इसे बता सकता हूँ। आप देख रहे हैं ये ग्राफ पहले ऊपर की ओर लाइन जा रही है, फिर ये नीचे की ओर आ रही है। तो यहाँ पे हम ये हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज हो जाएगा। ये हमारी ग्रोथ स्टेज हो जाएगी। ये हमारी मैच्योरिटी, और यहां से हमारा डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। अब हम बताते हैं प्रोडक्ट के अलग अलग स्टेज के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज में हम प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि हम कम दाम पे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें मार्केट में, ताकि जो लोग उसे नहीं जानते हैं वो भी कम दाम देख के अट्रैक्ट हो उसके तरफ और वो उसे परचेज करें, यूज करें। जब हम सेकंड स्टेज में जाते हैं ग्रोथ की तरफ, तो हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज हो। ग्रोथ फेज में हम सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद मैच्योरिटी फेज जो है, ये फेज जब आती है मैच्योरिटी फेज, तो वो हमारा जो प्रोडक्ट है सबको उसके बारे में पता चल चुका होता है और उसी टाइम हम सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करते हैं प्रोडक्ट के द्वारा। हम उसे मार्केट में ले जाते हैं, कंज्यूमर उसे तुरंत परचेज कर लेता है क्योंकि कंज्यूमर उसके बारे में अवेयर रहता है। और फोर्थ स्टेज है डिक्लाइन स्टेज। इसमें होता क्या है कि प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, मार्केट से वो प्रोडक्ट धीरे 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 डिक्लाइन होता जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे नोकिया है। नोकिया की अब हैंडसेट जो है वो धीरे धीरे मार्केट से डिक्लाइन होती चली गई और ऐसे ही वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाता है। ये प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है जिसे मैंने 4 फेज में डिवाइड करके आपको समझाया है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज पे। पहला है टेंजिबल। प्रोडक्ट जो है एक टेंजिबल आइटम है that can be touched, seen and owned, such as स्मार्टफोन, बुक और कार। प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारी स्मार्टफोन हो गई, कार हो गई, वॉच हो गई, एक्सेट्रा चीजें, जो जैसे कि घड़ी अभी मैंने पहनी है, इस पे मैं टाइम देख सकता हूँ, उसे मैं छू सकता हूँ और इसे मैं लोगों को दिखा सकता हूँ। तो ये ऐसे प्रोडक्ट मैं इसे कैटेगराइज कर सकता हूँ। सेकेंड आती है सर्विसेज। A service an intangible offering that involves a task performance provided to a customer such as haircut, legal advice, cleaning service। ये वॉच है, मैं इसे रिपेयर के लिए ले गया, ये उसने इसे रिपेयर किया जो मैकेनिक है, और उसके बाद रिपेयर के दौरान मेरी कैसी एक्सपीरियंस रही, ये एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो जाता है। हमारे हाउस क्लीनिंग के लिए जो आता है, हाउस क्लीन किया, वो जो सर्विस है वो भी इंटेंजिबल हो जाती है। इंटेंजिबल वो चीज होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंटेंजिबल वो चीज होती है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस वॉच को यूज करते समय, उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते एक्सपीरियंस को, वो एक इंटेंजिबल हो जाएगा। ऐसे ही हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैटेगराइज करते हैं अलग अलग। ये दोनों अलग होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारी डिफरेंस है प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में। प्रोडक्ट जो होता है वो एक टेंजिबल फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो एक शेप में होता है।
सर्विस जो होता है इनटेंजिबल होता है, नॉट फिजिकल होता है, जिसे हम कोई शेप में बयान नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कि इस वॉच को यूज करते समय जो मेरा एक्सपीरियंस है वो स्क्वायर शेप में होगा या रेक्टेंगल होगा, इसे हम बता नहीं सकते हैं। सेकेंड है ओनरशिप, कैन बी ऑन एंड रिसोल्ड। इस घड़ी को हम यूज कर रहे हैं, अभी मुझे लगेगा कि अब मैं इसे, मुझे नई घड़ी चाहिए तो मैं इसे बेच दूंगा। पर सर्विसेज कैन नॉट बी ओन्ड, सर्विसेज कैन नॉट बी ओन्ड, सर्विस के आप मालिक नहीं बन सकते हैं। कंज्यूम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं जब आपके पास ये पहुंचती है। अगर मुझे ये घड़ी बनवाना हो तो मैकेनिक के पास जब मैं लेके जाऊंगा तभी मैं इसका जो सर्विस है कंज्यूम करूंगा, तभी मैकेनिक उसे बनाएगा, मैं अपने आप इसे नहीं कर सकता हूँ। तो ये कंज्यूम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी होता है। परचेज टाइप, टिपिकली अ वन टाइम परचेस होता है, प्रोडक्ट को हम एक समय पे एक ही बार खरीदते हैं। ऑफ्टन रिकरिंग, सर्विसेज को हम बार बार करते हैं, जब तक हमारी नीड जो है सेटिस्फाई नहीं होती रहती है तब तक हम उसे कंज्यूम करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन हो गया। रिटर्नेबिलिटी, कैन यूजुअली बी रिटर्न, प्रोडक्ट को हम यूज किए, अब हम इसे ऑर्डर किए हैं, 7 दिन यूज किए, नहीं पसंद आया, हम उसे रिटर्न कर दिए। यूजुअली सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न, मस्ट बी कैंसिल्ड, सर्विसेज को आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं ज्यादा तौर पे, पर आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा है डिलीवरी, डिलीवर टू द कस्टमर, प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक डिलीवर होता है, पर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड थ्रू द इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर। जैसा कि मैंने आपको मैकेनिक का एग्जांपल लेके बताया था कि जब मैं मैकेनिक के पास जाऊंगा ये वॉच बनवाने के लिए, तो मैकेनिक से मेरा इंटरेक्शन होगा, तभी यहाँ पे वो जो सर्विस है वो डिलीवर होगी। अब आखिरी आता है क्वालिटी मेजरमेंट, क्वांटिफाइबल कैन बी मेजर, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं, और सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो क्वालिफाइबल होती है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, सबका अलग अलग होता है, हम इसे कॉमन कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। लास्ट में आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ मच टू चार्ज फॉर ए प्रोडक्ट or services. It involves setting a price that customer are willing to pay while considering cost, competition and market demand. प्राइस जो है, प्राइसिंग जो है, हम अपने इस वॉच की कितनी प्राइस रखें कि कस्टमर को ये सेटिस्फाई करे, उसे ज्यादा न लगे इसे यूज करने के मुकाबले। उसके बाद इट इन्वॉल्व सेटिंग ए कस्टमर विलिंग टू पे, कस्टमर जो है वो उम्मीद करता है या कस्टमर को खरीदने की इच्छा करे, इसकी प्राइस देख के ज्यादा ना हो कम ना हो। कंसिडरिंग कॉस्ट, कंपटीशन एंड मार्केट डिमांड, हमें इस वॉच को बनाने में कितनी लागत आई है, मार्केट की क्या डिमांड है, और उसके बाद कंपटीशन कितनी है, ये तीनों बात की ध्यान रख के तब हम इस वॉच की प्राइस सेट करेंगे उस हिसाब से, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज्यादातर कस्टमर परचेज कर सकें। तो ये होती है प्राइसिंग, हम अपने प्रोडक्ट की दाम कैसे तय करते हैं उसी को प्राइसिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग पे आते हैं। पहला है जनरेट रेवेन्यू, हम अपने प्रोडक्ट के को जो है जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू होता है। आपको पता होगा रेवेन्यू जो होता है उसमें से हम कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, और हम अपने प्रोडक्ट को बेच के ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू गैदर करने की कोशिश करते हैं। सेकंड है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हम अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा बेचें कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा पसंद आए, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो और हमें जो है प्रॉफिट मिले, क्योंकि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म में तभी सरवाइव कर पाएगा जब हम प्रॉफिट कमाएंगे, विदाउट प्रॉफिट देयर इज नथिंग। तीसरा है गेन मार्केट शेयर, हमें कंपटीशन को बिल्ड करना है और मार्केट को बीट करना है, तो हमें मार्केट में शेयर गेन करना होगा। फोर्थ है एंश्योर सर्वाइवल, हमें बिजनेस को सर्वाइव करवाना होगा, लॉन्ग टर्म में हमारा मोटिव यही रहता है कि हम बिजनेस को सर्वाइव करवा पाए। और फिफ्थ है अट्रैक्ट एंड कीप कस्टमर, कस्टमर के साथ हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें, ये हमारा फर्स्ट मोटिव होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव होता है।
क्योंकि कस्टमर जो है अगर चेंज करने लगेगा अपने प्रोडक्ट तो हमारी जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमें अपने कस्टमर के साथ ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बिल्ड करना चाहिए। फोर्थ है स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। इसका एग्जांपल मैं एप्पल के फोन को लेके देता हूं कि वो कंपटीशन को कैसे बीट कर रहे हैं। उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, सिक्योरिटी, इनबिल्ट कितनी अच्छी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके फोन को परचेज करते हैं। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपनी क्लासेस। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें बताते हुए बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।